ध्यान दें, लौटाओ सभी अपने अपने थाने में। पेपर आपका हो गया, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ। और जिन्होंने ईमानदारी से किया, अध्ययन जिनका चल रहा था, उन्होंने तो सही सही किया। बाकी के गड़बड़ हो गई। क्या क्या गड़बड़ हुई इनकी चर्चा करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। पेपर लेकर आना है, अगली क्लास में पेपर को सॉल्व कराऊंगा, अगली क्लास में पेपर पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। इसलिए सबके पास पेपर होना चाहिए। आज सभी थानाधिकारी लौट आए। कुछ गांव वालों को समझाने में, क्योंकि गांव वालों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था, वो गांव वालों को समझा रहे थे कि अगली होली आप एक सब इंस्पेक्टर के साथ ही खेलेंगे, लेकिन गांव वाले मान ही नहीं रहे थे। क्या परिवार ऐसे ही कहते हो? तो हम समझा रहे थे, पिछली बार तो लॉकडाउन आ गया था, हालांकि हालात अभी भी बने हुए हैं पर कुछ नहीं होना है ना, हमारे पास मास्क है। तो गांव वाले समझ गए अगली आपकी होली गांव वालों के साथ जो रहेगी, तो गांव वाले जो मैंने बताया ना गुलाल का टीका लगाएंगे, वो सब इंस्पेक्टर के माथे पर ही लगाएंगे। ऐसा हम दृढ़ निश्चय कर कर आए हैं, ठीक है। तो अब पेपर से कुछ पता लगने लगा कि हाँ साहब हम बन सकते हैं या नहीं। एक बिंदु, एक ही बिंदु जिसका हमारा पेपर हुआ, ऐसे 28 बिंदु एक साथ आएंगे, तब स्थिति क्या होगी खुद आकलन कर लेना आप, ठीक है। खुद आप इसकी के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, ये सब कुछ हो जाएगा, इसकी चर्चा। तो हम उपसर्ग पर थे, शब्दांश हैं, मूल शब्द के पहले जुड़ेंगे आगे जुड़ेंगे, पहले जुड़ेंगे, अर्थ में परिवर्तन करेंगे और विशेषताएं लाएंगे, ठीक है। संस्कृत के उपसर्ग चल रहे थे, इनकी चर्चा हमने की। कहां तक हो गए वहां रोक देना। ये तो आपने आधे वाले लगाए, ये तो हो गए थे। दूसरी पीडीएफ लगानी थी, दूसरी वाली नहीं है, कल भागीरथ जी के पास थी, उनको भेजी थी मैंने, उन्होंने लगाई थी। मैंने कौन सी भेजी फिर उनको यार, रोज देखता हूं मैं अभी। व्यंजन संधि, उपसर्ग, देखना ये वाली जो अभी भेजी है, ये दूसरी है ना। हेडिंग डालेंगे आप, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। पूरे तो 22 पे ही हो गए थे। ये तो ऐसे अव्यय थे जो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं और प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तब जब प्रश्नों की संख्या ज्यादा। हिंदी वालों को पहुंचा देना, बाकी के सब हटा देना।
हटाते चलो। बस यहाँ से छोड़ दो आप। हिंदी के उपसर्ग देखो, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए नजर आते हैं। ये आसानी से पृथक हो जाते हैं। कोई भूला भटका उपसर्ग होगा जो संधियुक्त पद बनाएगा, अन्यथा ये संधियुक्त पद नहीं बनाते हैं। मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए नजर आते हैं, आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे आप हिंदी के उपसर्ग। वही उपसर्ग अर्थ यौगिक शब्द। उपसर्ग से बड़ा कोई उपसर्ग नहीं मिलेगा। ठीक है, इतनी जगह छोड़ेंगे अर्थ के लिए, इतनी जगह जितनी उपसर्ग के लिए। यौगिक शब्द के लिए वही पन्ना खाली रहेगा। यौगिक शब्द के लिए वही आपका पन्ना खाली रहेगा। उपसर्ग है ए, अर्थ होता है अभाव या रहित। एक एक लिखते हुए चलेंगे, मैं बोलता हुआ चलता हूं। उपसर्ग है आपका ए, अर्थ होता है अभाव या रहित। ठीक है, अब बनने वाले पद, इसके उदाहरण अभाव, अखंड, अज्ञान, अजर, अमर। अभाव, अखंड, अज्ञान, अजर, अमर। अजर किसे कहते हैं? जो कभी बूढ़ा नहीं। अमर, जो कभी मरे नहीं। अब देखो ये 2 4 5 उदाहरण आपने लिखे, इनमें उपसर्ग क्या है हमारा? स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आसानी से आप अलग कर सकते हैं सब में। और जो बचेगा वह हमारा मूल शब्द होगा। जो बचेगा वह हमारा मूल शब्द। ये संधियुक्त पद नहीं बनाते हैं, स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसलिए यहां से प्रश्न भी ना के बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है अन्न। यहां न पूरा है, वहां हमने हलंत लगाया था, आधा लगाया था। ठीक है, अर्थ होता है अभाव या रहित। अभाव या रहित। बनने वाले पद अनपढ़। बनने वाले पद अनपढ़, अनजान, अनबन, अनहोनी, अनमोल, बोर्ड पर आओ। मैंने आपको पिछली क्लास में एक उपसर्ग बताया था अन, जिसमें न हलंत था। जिसमें न हलंत था, मैंने आपको बताया जिसमें हलंत होता है वह अगला जो पद होता है, मूल शब्द जो होता है वह स्वर से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन जिसमें न पूरा है वे सभी व्यंजन से शुरू होंगे। अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनबन, अनहोनी, सब व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। तभी व्यंजन से जब शुरू होंगे तभी तो न पूरा आएगा। यदि स्वर से शुरू हो जाएंगे तो ये संधि बना देगा, तब तो स्वर का स्वर के साथ मेल होगा और स्वर संधि का कोई उदाहरण हमारे सामने आ जाएगा। तो जब न पूरा होता है उसके तुरंत बाद व्यंजन वर्ण से मूल शब्द शुरू होता है, ये याद रखना। अनवन किसे कहते हैं? तू मैं, वही तो अनबन। अगला है कु, अर्थ होता है बुरा। कु अर्थ होता है बुरा। बनने वाले पद कुख्यात, कुपुत्र, कुरीति, कुकर्म,
कुमार्ग, कुशल, कुसुम, अब बोर्ड पर आओ। जिसने लिखे वो हाथ खड़े करो। अब फिर बोर्ड पर आओ। होली नहीं हुई अभी आपकी। मैंने आपको एक बात बताई थी होली से पहले, जैसे ही हम उपसर्ग को अलग करते हैं और मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता है। खुद उदाहरण समझाया था ये। इस उदाहरण की मैं चर्चा कर चुका हूं, ठीक है, कि जैसे ही हम उपसर्ग को अलग करते हैं और मूल शब्द नष्ट हो जाता है फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता है। प्रश्न कैसे पूछा गया? निम्न में उपसर्ग रहित पद है, 4 ऑप्शन दे दिए। निम्न में उपसर्ग रहित पद, होली से पहले मैंने चर्चा की थी। अब कैसे पता लगाएंगे? उपसर्ग को हटा दो, उपसर्ग हटा दिया, हमारे सामने मूल शब्द शेष बचना चाहिए। तो हमारे सामने शब्द बच रहे रीति, कर्म, मार्ग। लेकिन यहां जैसे ही हमने उपसर्ग अलग किया मूल शब्द नष्ट हो गया। और उपसर्ग के अलग करने पर यदि मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता, अपने आप में ही मूल शब्द होता है। ये तो हिंदी के चल रहे हैं, मैंने तो संस्कृत वालों में भी यही बात बताई थी कि उपसर्ग के अलग करने पर यदि मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता, चाहे सकल 22 में से मिले। ये भी मैंने आपको बताया था, चाहे 22 जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग हैं उनमें से भी सकल मिलती है और उपसर्ग को अलग करने पर मूल शब्द नष्ट हो जाता है तो फिर वह उपसर्ग का काम नहीं करता। अब यहां से हमने उपसर्ग अलग किया, मूल शब्द क्या बचा है? क्या यहां से उपसर्ग अलग किया, मूल शब्द क्या बचा? कोई शब्द है क्या? नहीं, तो ये इनके उदाहरण नहीं होंगे, हटा दो। कैसे हटाने ध्यान दो, एक पंक्ति खींचनी है सीधी, बस इतना सा, जिससे 2 महीने बाद भी आप कॉपी खोल कर देखें तो आपको यह पता रहना चाहिए कि हमने इन्हें क्यों काटा। गिलमिल नहीं करनी कि साहब दिख नहीं दिया क्या काटा था, गलतियों पर पर्दा नहीं डालेंगे, याद रखें। तो आपको एक सीधी पंक्ति खींचनी है जिससे यह पता लगे कि हमने इसको काटा और क्यों काटा था। ये 2 महीने 4 महीने बाद भी आप कॉपी खोल कर देखेंगे तो आपको याद आएगी। तो एक बात याद रखना, उपसर्ग के अलग करने पर मूल शब्द नष्ट नहीं होना चाहिए। अगला है भर। अगला है भर, अर्थ होता है पूरा। भर अर्थ होता है पूरा। बनने वाले पद भरपेट, भरमार, भरपाई, भरपूर, भरसक, अब देखो सब शब्दों को आप ध्यान से देखेंगे तो उपसर्ग आसानी से अलग हो रहे हैं, सब में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे, आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, होना होना यानी पूरे प्रयास किए, भरसक प्रयत्न जितने हम कर सकते थे उतने हमने प्रयास किए। उपसर्ग अर्थ यौगिक शब्द, उपसर्ग आपका अध, अर्थ होता है आधा, अध अर्थ होता है आधा। बनने वाले पद अधमरा, अधपका, अध जला, अध खिला, पुष्प आदि का खिलना, अध खिला, अध कचरा, अध कचरा। अध कचरा किसे कहते हैं? आधा कचरा। आधा कचरा मतलब आधा सही है आधा कचरा है, हैं? जैसे हमने पेन कैप हटा दी, ये तो कचरा था, काम का ही नहीं है, और जो काम आ रहा है उसे यही होता है क्या?
अध कचरा वह सामान होता है जिसे हम काम में लेना बंद कर देते हैं लेकिन काम में लिया जा सकता है, वह अध कचरा होता है। ऐसा सामान जिसका हमने उपयोग बंद कर दिया लेकिन उसे काम में ले सकते हैं, जैसे आपने नई गाड़ी खरीदी तो पुरानी गाड़ी खड़ी कर दी, वो हमारे लिए आधा कचरा है। लेकिन सुबह सुबह निकल रहे थे, नई गाड़ी पंचर हो गई, उसे हम काम में ले सकते हैं, वो अध कचरा था लेकिन वो काम में। तो ऐसा सामान जिसे दोबारा काम में लिया जा सकता है वह अध कचरा होता है। ठीक है, ऐसे नहीं आधा तो कचरा था साहब और आधा सही था। ठीक है, अगला है बिन, अर्थ होता है बिना। बिन अर्थ होता है बिना। बनने वाले पद बिन खाया, बिन बोया, बिन बुलाया, बिन मांगा। देखो उपसर्ग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कोई संधियुक्त पद नहीं है, सीधे सीधे उपसर्ग आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए प्रश्न भी कम ही पूछे जाते हैं। बिन खाया, बिन बोया, बिन बुलाया, बिन मांगा। अगला से, अर्थ होता है सहित या अच्छा। सहित या अच्छा। बनने वाले पद सहित, सपूत, सफल, सबल, से परिवार, सादर। संधियुक्त पद बनाएं, से प्लस आदर, से प्लस आदर, आदर के साथ तो संधियुक्त पद भी बनते हैं, कभी कभी बनते हैं, बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर बनते हैं। ठीक है, नहीं तो बाकी के सब में तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आसानी से अलग हो रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा भी उदाहरण आ जाता है जो संधियुक्त पद बना सकता है, शर्त नहीं है ऐसी कि साहब तुम संधियुक्त पद बनाओगे ही नहीं। ठीक है, बन सकता है। अगला है सम, मैं पूरा है, वहां मैं आधा था, वहां मैं आधा था, हलंत था, यहां पूरा है, याद रखना। अर्थ होता है समान। बनने वाले पद समतल, समकक्ष, समकालीन, समकोण। वही स्थिति दोबारा आपके सामने आ गई। मैं यदि पूरा है तो हमारा जो मूल शब्द है वह व्यंजन से शुरू हो रहा है। यदि मैं आधा होता तो हमारा मूल शब्द स्वर से शुरू, क्योंकि फिर संधियुक्त पद बन जाते। फिर संस्कृत के उपसर्ग तो संधियुक्त पद बनाते हैं लेकिन हिंदी के नहीं बनाते, इसलिए सब व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। ये तैसे शुरू, ये कैसे शुरू, ये कैसे शुरू और ये कैसे शुरू। ठीक है, अगला है उ। अर्थ होता है ऊंचा, उखड़ना, उगाना, उछलना, उछालना, उजला, उलांगना, सबका अर्थ ये निकल कर आएगा। उखड़ना, ऊपर की ओर उठना, उखड़ना यही तो होता है। आप बैठे बैठे उखड़ पड़े, पड़ोसी ने आपका पेन ले लिया तो उखड़ पड़े, यानी उछलने लग गए।
ठीक है। उगाना ऊपर की ओर ही बढ़ना होगा, ठीक है। चाहे उजला है, साफ सुथरा है तो और चमक आई तो ऊपर की ओर आया। अगला है उन, ये दोनों है, न अलंत भी है और पूरा भी है, दोनों उन। अर्थ होता है एक कम। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखना। वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक कम होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। वह उपसर्ग जिसका अर्थ, तो अर्थ भी याद रखने साथ साथ, ठीक है। आरजेएस में ये प्रश्न था कि वह उपसर्ग जिसका अर्थ एक कम होता है, तो उन, 19, 29, 39, 49, 59, 69, क्या हो गया ना, पूरा के पूरा है। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। औ ये संस्कृत के उपसर्ग के जैसे काम करता है। संस्कृत में इसको अव कहा जाता है, ठीक है। अर्थ होता है बुरा या नीचे। अवगुण हम बोलते हैं अवगुण, ठीक है। अवघट, अवघट, अवघड़, अव का अर्थ होता है बुरा, घड़ होता है घड़ा। अवधार, बुरी धार। अवसान, बुरे अवसर। औजाड़, ये अव के रूप में प्रयुक्त होता है संस्कृत में, तो हिंदी में औ के रूप में प्रयुक्त होता है। अगला है के या कु, बुरा या कठिन। बुरा या कठिन, बुरा जाड़। जाड़ बोलते हैं हथियार को, तो बुरे जो होते हैं। बुरा या कठिन। कपूत, कुटेव, टेव किसे बोलते हैं? आदत को। कुठोर, कुचाल, कुत्रक, कुतार, आधा हो जाएगा। कुतर्क। एक भी उपसर्ग ऐसा नहीं मिला जिसे आप आसानी से अलग नहीं कर सकें। सब मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए हैं और आसानी से अलग भी हो जाते हैं। चौ, अर्थ होता है चार। अर्थ होता है चार। चौखाना, चौगान, चौपाई, चौरंगा, चौसर। उपसर्ग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, आसानी से अलग हो जाएगा। ती, अर्थ होता है तीन। चौसर एक क्रीड़ा होती है, हैं? चौगान एक गाना विशेष हुआ करते हैं जिसमें चौपाई आया करती हैं, वे इनके अंतर्गत आते हैं। ती, तीन, अर्थ होता है तीन। तिकोना, तिगुना, तिमाही, तिपाई, तिराहा, तिरंगा।
अति स्पष्ट आपको उपसर्ग दिखाई दे रहे। ये हिंदी के हमारे कुछ उपसर्ग थे जो मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए थे। इन्हें अलग करने के लिए कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, आसानी से पृथक हो रहे थे। क्या? हाँ, कोण में एक होता है, कोनों में दो। पीछे गए क्या? तिकोना, तिगुना, तिमाही, तिपाही, तिराहा, तिरंगा। दू और वापस अब पीछे बैठे तो इसका मतलब थोड़ी पीछे ही लिखेंगे, बड़ा कर दें। और चल मैं बोलता हुआ चलूंगा सब। अगला लिखो दू, अर्थ होता है दो। दू अर्थ होता है दो। दुगुना, दुगुना, दुमट, दुभांत, दुभांत, दुभाषी, दुभाषी, दो भाषाओं को जानने वाला। दुधारू, दुरंगा। उपसर्ग स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है, किसी भी शब्द में से दो आसानी से अलग हो जाएंगे। पर, दुमट मिट्टी है, अलग अलग लिख दे दो। ये शब्द है, इसको आप अलग अलग लिख दोगे, दो गुना। मिलाकर लिखोगे तो दुगुना। ठीक है। अगला है पर, अर्थ होता है दूसरा। पर अर्थ होता है दूसरा। पर काज, पर दादा, पर पोता, पर दुख, पर सुख, पर देश, पर धर्म। परदादा दूसरा दादा है, पापा का भी दादा है, वही तो परदादा है। पर पोता है, पोते का भी बेटा है। पर काज, पर दादा, पर पोता, पर दुख, पर सुख, पर देश, पर क्या हो गया? दो धार हैं जिसकी, वो दुधारू है। पर धर्म, हाँ तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, और तद्भव में ऐसे भी लिख सकते हैं। तद्भव में ऐसे लिख सकते हैं, तत्सम में ऐसे, दोनों से। ठीक है। विदेशी उपसर्ग, ये भी 10-5 ऐसे ही होंगे जो मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए नजर आएंगे, अलग से कोई संधियुक्त पद नहीं बनाएंगे। अलग से कोई संधियुक्त पद नहीं बनाते, स्पष्ट आपको लिखे हुए नजर आएंगे, आसानी से अलग होंगे। वही उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द। उपसर्ग, अर्थ, यौगिक शब्द। उपसर्ग है बे, अर्थ होता है अभाव या रहित। अभाव या रहित। बनने वाले पद, बेघर, बेईमान, बेइज्जत,
बेसहारा, बेवफा, बेपनाह। उपसर्ग आसानी से अलग हो जाएगा। मूल शब्द घर, ईमान, इज्जत, सहारा, वफा, पना। ठीक है, उपसर्ग आसानी से पृथक होते हैं। खुश, अर्थ होता है अच्छा। खुश अर्थ होता है अच्छा। बनने वाले पद खुशबू, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, खुशखबरी, खुश नसीब। उपसर्ग आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आसानी से पृथक कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। बद, अर्थ होता है बुरा। बद अर्थ होता है बुरा। बनने वाले पद बदबू, बदनाम, बदसूरत, बदनसीब, बदमिजाज। मिजाज क्या होता है? व्यवहार। कैसा है? किस मिजाज का है? व्यवहार उसका कैसा है, यही तो होता है। ला अर्थ होता है अभाव या रहित। अभाव या रहित। बनने वाले पद ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं हो। लाजवाब, लापता, लावारिस, लापरवाह। उपसर्ग सब में 2 4 5 आपने लिखे, सबको ध्यान से देखेंगे, सब में उपसर्ग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आसानी से अलग हो रहे हैं, कोई संयुक्त पद नहीं बनाएगा। इनके आपको अर्थ याद रखने पड़ेंगे, ये याद रखना विशेष तौर पर। ना, हाँ अभी बताऊंगा, तू बैठ यहीं रहे। अर्थ होता है नहीं। ना अर्थ होता है नहीं। बनने वाले पद ना राज, ना उम्मीद, ना पसंद, ना लायक, ना जायज। सब में स्पष्ट उपसर्ग नजर आ रहा है। अगला है हर। अर्थ होता है प्रत्येक। हर अर्थ होता है प्रत्येक। बनने वाले पद हर पल, हर घड़ी,
हर वक्त, हर रोज, हर साल, हर साल लॉकडाउन थोड़ी लगेगा, है ना। हम, इनमें मूल शब्द पूछा जाता है, आसानी से बताएंगे। उपसर्ग पूछा जाता है, आसानी से बताएंगे। हम अर्थ होता है साथ, हम अर्थ होता है साथ। बनने वाले पद, हम राही, हम सफर, हम राज, हम दर्द, हम वतन, गैर, अर्थ होता है अभाव या रहित, गैर अर्थ होता है अभाव या रहित। बनने वाले पद, गैर हाजिर, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर कानूनी, गैर कौम। कौम किसे कहते हैं? कौम का अर्थ धर्म विशेष से लिया जाता है। एक भी उपसर्ग ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से पृथक नहीं कर रहे, आसानी से अलग नहीं कर रहे। सब मूल शब्द के आगे स्पष्ट लिखे हुए हैं, आसानी से अलग भी हो जाया करते। अल अर्थ होता है निश्चित। यही लिखना है, एग्जाम हॉल में नहीं लिखना। वह निश्चित क्षेत्रफल का गोला दिया जाएगा, ठीक है, वही नीला करना है बस, याद रखना। उससे कम भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। अल अर्थ होता है निश्चित। अल कायदा, अल बेला, अल बत्ता, अल मस्त, अल कायदा, अल बेला, अल बत्ता, प्रसन्न रहने वाला। अल मस्त, मस्त रहने वाला। अल विदा, अल गर्जी, अपनी गरज में रहने वाला, अपने ही मतलब साधने वाला, स्वार्थी प्रवृत्ति का जो है, ठीक है। गरज पड़ेगी तो पहुंच जाएगा, नहीं होगी तो नहीं जाएगा, ठीक है। अगला है कम, अर्थ होता है कम, कम अर्थ भी कम। उदाहरण, कम अक्ल, पड़ोसी की तरफ नहीं देखेंगे। कम अक्ल, कम उम्र, कम कस, कुछ नहीं करने वाला। कम कस कोई काम नहीं करने वाला। कम जोर, कम वक्त, कम खर्च। कम वक्त बुरा आदमी। बा अर्थ होता है साथ या अनुसार।
बा साथ या अनुसार, बा अदब, अदब के साथ, बा इज्जत, बा इज्जत, बा उसूल, ये उर्दू के शब्द हैं अधिकांशतः। बा उसूल, बा ईमान, एक बेईमान है, एक बा ईमान, ईमान के साथ, बा कायदा, कायदे के साथ, बा मुराद, मुराद बोलते हैं इच्छा को, इच्छा को, दर, में या अंदर, दर, उदाहरण दर असल, असल में, दर किनार, एक तरफ, दर किनार, दरखास, दरखास अर्जी, वो अलग करना, दरमियान, मियान में, दर हकीकत, हकीकत में, सर, ऊंचा या अच्छा, सर ताज, सरदार, सर नाम, सरकार, सरफरोश, दार करत देना, सरहद, ध्यान दो, एक भी उपसर्ग आपको ऐसा नजर नहीं आया जिसे आप आसानी से पृथक नहीं कर सके, अलग नहीं कर सके। सब मूल शब्द के आगे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, आसानी से अलग हो रहे थे। उपसर्ग इनमें पूछे जाते हैं। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको 22 उपसर्ग के नाम याद होने चाहिए। यदि वह आपसे उपसर्ग अलग करवाया जाता है तो 22 के 22 नाम याद होने चाहिए, आप आसानी से अलग कर देंगे। ठीक है। और यदि 22 नाम याद नहीं होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हिंदी का उपसर्ग उसमें काम में लिया गया होगा या विदेशी उपसर्ग उसमें काम में लिया गया होगा, तो आप आसानी से पृथक कर देंगे। गड़बड़ी होगी सिर्फ संस्कृत वालों में, इसलिए वो याद रखना। प्रत्यय खत्म होंगे तो ये पूर्व सूचना है आपके पास, ऐसे नहीं आज ही मिल रही है। ये क्रम जारी रहेगा, चलता रहेगा आपका। ठीक है, हर टॉपिक के साथ। अब बोर्ड पर आ जाओ, पेन कॉपी तो बंद करो एक बार। बोर्ड पर एक शब्द लिखा है प्रत्यय। अब बताओ कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति। एक प्रश्न यही तैयार होता है। आज कंपटीशन बढ़ चुका है। प्रश्न तो पूछता है प्रत्यय के, ऑप्शन में जोड़ता है उपसर्ग, और हम 2 सेकंड में भूल चुके होते हैं प्रश्न ने क्या पूछा। प्रश्न पूछेगा उपसर्ग के,
ऑप्शन में जोड़ कर देगा प्रत्यय, और एक ऑप्शन लिखेगा इनमें से कोई नहीं। क्या कहे, समझ में आ गया? प्रश्न प्रत्यय का पूछेगा, ऑप्शन में उपसर्ग जोड़ कर देगा, और एक में लिखेगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न उपसर्ग के पूछेगा, ऑप्शन में प्रत्यय जोड़ कर देगा, और एक लिखेगा इनमें से कोई नहीं। और 2 सेकंड में हम ये भूल चुके होते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्योंकि प्रश्न से ऑप्शन पर पहुंचने में 2 सेकंड का ही समय लगता है। ठीक है, कई तो इतना भी समय नहीं लगने देते, दोनों को साथ साथ पढ़ लेते हैं, ये स्थिति भी होती है। तो ये विशेष तौर पर याद रखना, आज से 4-5 साल पहले एक ऑप्शन जरूरत से ज्यादा प्रचलन में था, और वह था उपर्युक्त सभी। इसकी आवश्यकता तब पड़ती थी जब ये उत्तर होता था। आज इसका स्थान ले लिया इनमें से कोई नहीं। याद रखना, यदि ऐसा ऑप्शन आता है, इसका मतलब एक बार दोबारा से ध्यान पूर्वक प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता है। विशेष तौर पर आज भी हमारी सोच क्या है, प्रश्न पूछा है तो उत्तर भी सामने रखा है, पहचानना ही तो है। कंपटीशन बढ़ गया, प्रश्न भी पूछता है और उत्तर भी नहीं लिखता है, उसके स्थान पर लिखता है इनमें से कोई नहीं। अब यदि हम वास्तविक स्थिति में उत्तर जानते हैं तो चौथे ऑप्शन तक पहुंच पाते हैं, नहीं तो 3 में उत्तर ढूंढते रह जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्यय शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। विशेषताएं लाते हैं या नहीं? गाड़ी विशेषताओं पर अटकी थी, उपसर्ग में भी अटकी थी, और अब प्रत्यय में भी। विशेषताओं उपसर्ग, विशेषता प्रत्यय, दोनों यही गाड़ी रुक रही है, ध्यान दो दोबारा। शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब बात विशेषताओं की, कितने कहते हैं विशेषताएं लाते हैं? पहले तो वे हाथ खड़ा करेंगे। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 112। कितने कहते हैं नहीं लाते हैं? 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58। बाकी के तो अभी होली खेल रहे हैं। ध्यान दो दोबारा, विशेषताएं नहीं लाते हैं। परिभाषा के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली क्लास से मैंने ये चर्चा आपसे की है, दोबारा ध्यान दो। देखो, विशेषताएं पहले आती हैं, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, इसलिए दोनों में घनिष्ठ संबंध है। विशेषताएं पहले आती हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, इसलिए दोनों में कोई संबंध नहीं। याद रखना, विशेषताएं हमेशा पहले आती हैं, उपसर्ग हमेशा पहले जुड़ते हैं, इसलिए दोनों में संबंध होता है। विशेषताएं पहले आती हैं, प्रत्यय बाद में होते हैं, इसलिए दोनों में कोई संबंध नहीं होता। तो शब्दांश होते हैं, मूल शब्द के अंत में जोड़ते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं। अब यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? पहला होता है कृत प्रत्यय, ठीक है। दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है नहीं होता है, 2 ही होते हैं। यहां संस्कृत वाले छात्र गड़बड़ी करते हैं। जब प्रत्यय के भेद पूछे जाते हैं, संस्कृत वाले छात्र गड़बड़ी करते हैं और पड़ोसी का भी गलत करा देते हैं, क्योंकि पड़ोसी ये मानता है इसके पास तो संस्कृत है, तो हिंदी में तो ये ज्यादा जानता ही है मुझसे। और तीसरा जो भेद होता है वो संस्कृत में होता है स्त्री प्रत्यय। उस संस्कृत के स्त्री प्रत्यय को हिंदी के तद्धित प्रत्यय में ही समाहित कर दिया गया है, और यहां 2 ही भेद है।
कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यदि आपको धुंधला सा याद है तो कभी हमने संस्कृत में स्त्री प्रत्यय पढ़ा था और उसका एक प्रत्यय पढ़ा था टाप। टाप जिसका आ शेष रहता है, टाप जिसका आ शेष रहता है, जो पुल्लिंग के अंत में जुड़ता है और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। संस्कृत में स्त्री प्रत्यय पढ़ा था, स्त्री प्रत्यय में भी एक प्रत्यय पढ़ा था टाप, जिसका आ शेष रहता है, जो पुल्लिंग के अंत में जुड़ता है और उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देता है। यही कारण है कि किसी भी लड़के का नाम ऐसा नहीं पाया जाता जिसके अंत में आ की मात्रा आती है। आप में से कोई भी? जिनके अंत में आ की मात्रा, हमारे घर परिवार समाज दूर दूर तक नहीं मिलता। एक उदाहरण आया, राजा। राजा नाम है क्या? राजा नाम है क्या? पद है कि जो राजकुमार था वो राजा बनेगा, जो राजकुमार वो ये दूसरी बात है, अपने बच्चे का नाम राजा रख दो। मेरे अभी बता ना, अरे तुम ही बता देंगे तो मैं क्या बताऊं फिर? ठीक है, सबका नंबर आएगा, सुन लो पहले। इसमें यहां बाला कौन है क्या? कोई नहीं है ना? ध्यान दो, आकारांत पुल्लिंग नहीं होता है, बाकी का आप स्वतंत्र नाम कुछ भी रखना। भी उदाहरण है, राजा। राजा नाम था क्या? नहीं था। मेरे एक लड़का है, मैं उसका नाम रख देता हूं प्रधानमंत्री। अब मोदी जी कहीं घूमो, देश को प्रधानमंत्री मिल गया। अब बताओ ये नाम है क्या? पद है। कोई भी पहुंच सकता है, आप भी पहुंच सकते हैं, मैं भी पहुंच सकता हूं, कोई भी यहां पहुंच सकता है। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग नहीं होता है, बाकी क्या आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी नाम। मैंने एक नाम सुना, भोला। अब भोला नाम है क्या? विशेषण है, किसी के बारे में कह सकते हैं बहुत भोला है। ठीक है, और सबका नंबर आएगा, रुक जा, धीरे धीरे सबका नंबर आ जाएगा, धीरे धीरे। ध्यान दो, इतिहास में एक नाम मिला, पहले तो वो मैं बता दूं आपको, सुदामा, जिसे अपवाद के तौर पर गिनते हैं। एक नाम और भी है, वो आपको ढूंढ कर लाना है। कृष्ण नाम होता है। ठीक है, और कृष्णा बनते ही राधा का पर्यायवाची। अब गलती से आपसे प्रश्न पूछ लिया, कृष्णा किसका पर्यायवाची है? ये याद रखने वाला प्रश्न है, इसकी डिटेल बताऊंगा आपको, जाओ फिर आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ऋषि सर घूर घूर कर देख रहे हैं, मेरा नंबर आ गया, आपके